हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ बिहेवियर। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट सेकंड को। हमने पार्ट फर्स्ट में जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने सेक्शन 13 तक ऑलरेडी देख लिया। बेसिकली हम लोगों ने नेसेसिटी के ईजमेंट की, कॉजी ईजमेंट की और इम्पोजिशन कैसे करते हैं ईजमेंट में, इन सब बारे में पढ़ा था। ईजमेंट में जब इम्पोजिशन किया जा रहा है किसी लेसर द्वारा, मॉर्गेजर द्वारा, तो किस एक्सटेंट तक किया जा सकता है, तो इन सब चीजों को हमने देख लिया था। आज हमको स्टार्ट करना है सेक्शन 14 से। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देख लीजिए, इन सभी सेक्शंस को समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सेक्शन 14 से। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 किस बारे में बात कर रहा था? इम्पोजिशन, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट्स की। ठीक है, सुखाचारों के अंतरण की, अधिपोषण की, इन सब की ऑर्जन की, इन सब की बात कर रहा था। आइए आज हम देखेंगे सेक्शन 14 से सेक्शन 14 क्या है। ठीक है, तो हमने पिछले सेक्शन में सेक्शन 13 में पढ़ा था कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के बारे में। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी क्या थी कि हमको ऐसी ईजमेंट की कैटेगरी में ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी आती थी जब हम किसी अपने डोमिनेंट हेरिटेज का इस्तेमाल किसी सर्वेंट हेरिटेज के बिना कर ही नहीं सकते। जब हम अपनी किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, अपनी प्रॉपर्टी को बेनिफिशियल एंजॉयमेंट फुल एक्सटेंट तक किसी भी अदर प्रॉपर्टी के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा घर है जो एज अ डोमिनेंट ओनर हम लेते हैं, और बाजू में घर है जिसमें नल लगा हुआ है, हमारे घर में नल नहीं है, तो बिना पानी के हम अपने घर में कोई रह ही नहीं सकते। पानी तो एक बेसिक नीड होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है ईजमेंट बाय नेसेसिटी का। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 14 से। सेक्शन 14 बात करता है डायरेक्शन ऑफ वे ऑफ नेसेसिटी की। हमने देखा था नेसेसिटी के सेक्शन में कि नेसेसिटी बाय नीड क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो जहां वहां पे कोई ट्रांसफर हो रहा था किसी प्रॉपर्टी का, एज एन किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे थे, या फिर किसी प्रॉपर्टी को विल कर रहे थे, या फिर किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा था। इस तीन रूपों में हमने देखा था। तो जो ट्रांसफर होता था या फिर जो विल कर रहा है वो टेस्टेटर होगा। ठीक है, लिगेटी को विल कर रहा होगा, या फिर जो शेयर पार्टीशन हो रहा है तो एक शेयरर होगा, दूसरा शेयरर होगा। तो इनका ईजमेंट हो जाता था अदर पर्सन की प्रॉपर्टी में, जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उनके प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर है उसका इस्तेमाल इस तरह से फुल एक्सटेंट तक नहीं कर सकते थे अनलेस अनटिल वो उनका प्रॉपर्टी का यूज ना कर ले, उनकी प्रॉपर्टी का एज एन ईजमेंट यूज ना कर ले, तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी का फुल बेनिफिशियल एंजॉयमेंट नहीं कर सकते थे। तो उसी रिगार्डिंग सेक्शन 14 बात करता है। सेक्शन 14 कहता है कि डायरेक्शन ऑफ वे ऑफ नेसेसिटी के बारे में। ये कहता है कि जो ट्रांसफरर होगा, किसी प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर कर रहा है, या फिर टेस्टेटर होगा, एलआर के टेस्टेटर के एलआर होंगे जो, मतलब देखिए अगर हमने विल द्वारा ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी, तो अगर वो एग्जीक्यूट हो गए तो इसका मतलब यही है कि जो टेस्टेटर है उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि विल आफ्टर लाइफ टाइम ही इफेक्ट में आती है। ठीक है, तो उसके केस में एलआर हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे। ठीक है, और ओनर ऑफ शेयर। ठीक है, दो पार्टीशन हुए, मान लीजिए, तो जो दूसरा वाला ओनर है जिसपे हमारा ईजमेंट है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली किस लैंड के ओनर्स की बात कर रहा है? सर्वेंट लैंड के ओनर्स की बात कर रहा है। तो ट्रांसफरर हो गया, एलआर हो गया टेस्टेटर के, या फिर कोई ओनर हो गया जो शेयर का ओनर हो गया, जिसपे हमारा राइट एक्सरसाइज किया जाना है। ठीक है, मतलब कि सर्वियंट हेरिटेज के जो ओनर हैं एज एन ट्रांसफरर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्टेटर, या फिर किसी शेयर के ओनर जिसके ऊपर हमारा ईजमेंट का राइट एक्सरसाइज होना है, वो इंटाइटल होते हैं अगर हमारा राइट टू वे की कैटेगरी का है। ठीक है, हमारा वे जो ईजमेंट का राइट है वो राइट टू वे की कैटेगरी का है। तो ये जो ट्रांसफरर होंगे, एलआर होंगे, और जो ओनर होंगे किसी शेयर का, वो क्या होंगे? इंटाइटल होंगे किस चीज के लिए? वे को सेट आउट करने के लिए। वे को सेट आउट करने का मीन्स है मार्ग का निर्धारण करने के लिए। अगर हमारा जो ईजमेंट है वो राइट टू वे वाला है तो मार्ग का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, ये क्या होंगे? इंटाइटल होंगे। इनके पास में हक होगा कि ये जो राइट टू वे वाला ईजमेंट है उसके लिए राइट टू वे बता सके, मार्ग बना सके, पैथ बना सके, जिससे ईजमेंट का यूज होता है। ये लोग इंटाइटल होते हैं प्राइमा फेस। ठीक है, बट और इनको जब ये लोग इंटाइटल होते हैं तो ये ऐसा नहीं कि ये कुछ भी
कहीं नाली के बीच से वे बना दिए या फिर कुछ ऐसा वे बना दिए जो इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, या फिर ऊबड़ खाबड़ रास्ता, मतलब कि कुछ भी अजीब तरह का वे आपको नहीं बनाना। आपको वे बनाना है, आपको इंटाइटल किया गया है तो आप कन्वीनियंट बनाओगे, ठीक है ना। और कन्वीनियंट किसके लिए होना चाहिए, कन्वीनियंस किसके परसेंस में होनी चाहिए, तो कन्वीनियंस डोमिनेंट ओनर को होनी चाहिए। डोमिनेंट ओनर को इनकन्वीनियंट नहीं कॉज करनी है आपको कि आप इनकन्वीनियंस कॉज कर दो, ठीक है ना। तो डोमिनेंट ओनर यानी कि जिसको अपने लैंड का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए इनको इनकी प्रॉपर्टी को एज एन ईजमेंट यूज करना है, उनको ऐसा मार्ग सेट आउट करना है, ऐसा वे सेट आउट करना है जो रीजनेबली क्या हो, कन्वीनियंट हो। बट अगर ये अपने इंटाइटलशिप होने के बावजूद अपने इस राइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने इस डायरेक्शन को नहीं दे रहे हैं, तो कौन, डोमिनेंट ओनर ही इंटाइटल हो जाता है सेट आउट करने के लिए, अगर ये क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं या फिर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंट ओनर होगा वही इंटाइटल हो जाएगा मार्ग को निर्धारित करने के लिए, यानी कि वे को सेट आउट करने के लिए। हम लोग ने सेक्शन 14 देख लिया। सेक्शन 14 बेसिकली नेसेसिटी, जब ईजमेंट नेसेसिटी का हो तो उसमें डायरेक्शन, अगर ईजमेंट बाय राइट टू वे वाला है तो उसमें डायरेक्शन की बात करता है, तो डायरेक्शन के लिए इंटाइटलशिप कौन होता है ये बताता है, और साथ ही साथ बताता है कि अगर वो रिफ्यूज करते हैं जो पर्सन इंटाइटल है, उस केस में कौन करेगा, डोमिनेंट ओनर स्वयं ही कर लेगा कि भैया हम ही कर लेगा सेट आउट, आप मत करो, ठीक है। आइए अब देखते हैं सेक्शन 15 को। सेक्शन 15 क्या करता है, सेक्शन 15 बात करता है एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन की। अभी हमने चैप्टर 2 के इंपोजिशन वाले पार्ट्स को देखा। इंपोजिशन हम कैसे बाय एग्रीमेंट, ठीक है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर जब हम करते हैं तब हम किस तरह से ईजमेंट ट्रांसफर करते हैं, तब हम किस तरह से ईजमेंट भी इंपोज कर सकते हैं इंटरेस्ट के ट्रांसफर के दौरान पे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ना हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, पर बिना एग्रीमेंट के, बिना कॉन्ट्रैक्ट के हमें क्या मिल रहा है, ईजमेंट मिल रहा है। क्यों मिलता है और कैसे मिलता है ये बताया गया सेक्शन 15, ठीक है ना। सेक्शन 15 से ही एक सिमिलर सेक्शन हमारे इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दी गई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वो कौन से सेक्शन है जिसमें इसी से मिलता जुलता पोजीशन, ईजमेंट के एक्विजिशन से रिलेटेड प्रोविजन सिमिलर लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो प्रिस्क्रिप्शन द्वारा एक्विजिशन देखेंगे, ईजमेंट का एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे। बेसिकली इसका हिंदी मीनिंग होता है चीर भोग द्वारा अर्जन, मतलब भोग द्वारा अर्जन। हम लोग किसी ईजमेंट को एक्वायर कर ले रहे हैं उसको यूज करके, ठीक है, हमने उसको इतना यूज कर लिया, इतना भोग कर लिया उस सुखाचार का कि हमको वो एक्वायर हो गया, हमने उसको इतना अपना मान लिया कि हमारे पास ही आ गया, ठीक है। और ये राइट दे रहा है सेक्शन 15, क्या, अब देखते हैं कहता क्या, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेसिक ईजमेंट। अगर हम ईजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ ही ईजमेंट हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि राइट टू वे हो गया, राइट टू एक्सेस एंड यूज ऑफ एयर हो गया, राइट टू एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। तो जनरली बेसिक ईजमेंट ही यही होते हैं। जब ईजमेंट इवॉल्व हुआ था तो सबसे पहले राइट टू वे आया, ठीक है, और उसके बाद में कुछ बेसिक ईजमेंट आए जैसे राइट टू एयर, राइट टू लाइट, ठीक है, ये बेसिक ईजमेंट है। तो कहीं भी हमको अगर हम रीड करते हैं तो इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाने का कारण यही है कि जो बेसिक ईजमेंट होते हैं यही होते हैं, ठीक है। और अब जैसे ही मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, नए नए ईजमेंट्स आते जा रहे हैं, इसीलिए हमको कई जगह स्पेसिफिक ईजमेंट के साथ में अदर ईजमेंट भी देखने को मिलता है, एंड अदर ईजमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर कहीं पे लाइट और एयर लिखा है तो सिर्फ हम लाइट और एयर की बात कर रहे हैं, वही ईजमेंट होता है, उसके अलावा कुछ ईजमेंट होता ही नहीं। और भी ईजमेंट्स होते हैं पर ये बेसिक ईजमेंट्स है। जनरली जब इवोल्यूशन के टाइम से इसको ही ईजमेंट मानते आ रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसका मेंशन बेयर एक्ट्स में यानी कि लॉज में मिलता है। चलिए आइए देखते हैं। तो अगर हम किसी लाइट को या फिर एयर को यूज कर रहे हैं या फिर उसका एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है, एक्सेस है उसका और हम उसको यूज कर रहे हैं, इसको लाइट को, प्रकाश को या फिर वायु को यानी कि एयर, तो या फिर हम किसी अनदर पर्सन की लैंड से, हमारे लैंड के बाजू में जो लैंड है उस पर्सन की लैंड से, या फिर उस पर्सन की लैंड पे उपस्थित किसी वस्तु से कोई सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है,
तो सपोर्ट फ्रॉम वंस पर्सन लैंड और थिंग्स, थिंग्स किस चीज की, थिंग्स विच इज सिचुएटेड ऑन सच लैंड, ठीक है, जो उस भूमि में स्थापित है कोई वस्तु, उससे कोई सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये भी ईजमेंट है। और राइट टू वे हो गया, जनरल सबसे पहला ईजमेंट राइट टू वे ही होता है, राइट टू वे हो गया, या फिर कोई भी अदर ईजमेंट, देखिए यहाँ पे अदर ईजमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइट एंड एयर का यूज एंड एक्सेस हो गया, किसी अदर पर्सन की लैंड से या थिंग से कोई सपोर्ट लेना हो गया, या फिर राइट टू वे हो गया, या और कोई अदर ईजमेंट अगर हम पीसफुली इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है, पीसफुल हम उसको इंजॉय कर रहे हैं, पीसफुली उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भोग कर रहे हैं, कितने सालों तक, 20 सालों के लिए, 20 सालों तक अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे, किस रूप में, एज एन ईजमेंट, ईजमेंट के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और उस ईजमेंट के इस्तेमाल करने के दौरान हमको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया है, तो ऐसा ईजमेंट एब्सोल्यूट हो जाता है, ऐसा ईजमेंट का राइट क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, इन राइट्स को अगर हम पीसफुली एंजॉय करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 20 years एज एन ईजमेंट विदाउट एन इंटरप्शन, तो वो क्या होगा, हमारा राइट एब्सोल्यूट हो जाएगा, हमारा राइट एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये जो एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट एंड एयर समझा, हमने ये समझा राइट ऑफ वे क्या है, तो हमें पता ही है ना, अदर ईजमेंट बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, फिशिंग हो गया, है ना, और ये सारे ईजमेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। बट ये सपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन लैंड और थिंग्स क्या है, देखिए अगर मान लीजिए दो लैंड्स हैं, एक लैंड में दो पार्टीशन हो रखा है और ये बाजू का सर्वियंट है, ये डोमिनेंट है, तो अगर इस पे कोई ऑलरेडी घर बना हुआ है, कोई घर बना हुआ है, घर अच्छा नहीं बन रहा है, घर बना हुआ है, तो अब ये लैंड खाली है, इस पे घर बना हुआ है इस लैंड, पर हमको भी इस लैंड पे घर बनाना है, तो हमने अपनी ए वाली दीवार नहीं खड़ी की, इस साइड वाली, उन्हीं की दीवार से सपोर्ट ले लिया, या फिर उन्हीं के पिलर से सपोर्ट लेकर के हमने अपना घर बना लिया, तो ये होता है सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन लैंड और थिंग्स, तो ये क्या हो गया सपोर्ट, हमने अगर घर बनता है तो 4 बीम्स यानी कि 4 पिलर पड़ते हैं, ठीक है ना, तो हमने 2 ही पिलर बनाए और उनके 2 पिलर से सपोर्ट लेकर के अपना घर बना लिया, तो ये सपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन लैंड और थिंग्स सिचुएटेड ऑन सच लैंड इस कैटेगरी में आ जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन ईजमेंट्स का 20 इयर्स तक पीसफुल एंजॉयमेंट करते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन एज एन ईजमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट एब्सोल्यूट हो जाएगा, ये राइट हमारे एब्सोल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 20 इयर्स का पीरियड है ना, अगर हम ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर यूज कर रहे हैं, अगर ये ऐसा राइट हमारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में है, तो फिर ये राइट हमारा ये जो ईयर है हमारे 20 इयर्स, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे 30 इयर्स में, ठीक है। गवर्नमेंट लैंड के केस में, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केस में, तो 20 इयर्स का टाइम पीरियड है, ये सब्स्टिट्यूटेड मान लिया जाएगा 30 इयर्स, ठीक है। अब हमारे इस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन 1 2 3 4, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, और वही वो एक्सप्लेनेशन यही बात समझा रहे हैं कि एंजॉयमेंट क्या है, इंटरप्शन का मतलब क्या होगा, इंटरप्शन मतलब क्या, बार बार आके कोई इंटरप्ट करके भाग जाता वो भी इंटरप्शन होगा क्या, एंजॉयमेंट हम बस एंजॉय कर लेते हैं कुछ दिनों में आकर के और उसके बाद में हमारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, फिर जनरेट हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है, तो ये भी एंजॉयमेंट की कैटेगरी में आता है क्या। तो ये सारे जो डाउट्स है हमारे, ये एक्सप्लेनेशन रिजॉल्व कर देते हैं, ये सारे एक्सप्लेनेशन बेसिकली इसमें 4 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और ये सारे एक्सप्लेनेशन हमारे सारे जो डाउट है ये रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके सारे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि एंजॉयमेंट क्या है। जो एंजॉयमेंट का मीनिंग दिया गया है, एंजॉयमेंट क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि भैया जो अगर कोई एंजॉयमेंट बाय एग्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, और एग्रीमेंट में अपरेंट है, ये शो हो रहा है कि जो ईजमेंट ग्रांट, जो चीज जो राइट आपको ग्रांट किया गया है ना, वो एज एन ईजमेंट ग्रांट नहीं किया गया है, ठीक है, वो सुखाचार के रूप में आपको इम्पोज नहीं किया गया है। तो फिर ये जो आप ये वाले सेक्शन देख रहे हो ना, इस एंजॉयमेंट के मीनिंग में ये वाले एंजॉयमेंट नहीं आएंगे,
एक बार फिर समझिए, अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया किसी पर्सन से और उसको कोई राइट दे दिया किसी चीज को यूज करने का, यानी कि सर्वेंट ओनर ने डोमिनेंट ओनर से कोई एग्रीमेंट किया और उसको सर्वेंट हेरिटेज में कुछ राइट दे दिया जो एज एन ईजमेंट उन्होंने नहीं दिया था, एज एन ईजमेंट उसको नहीं इम्पोज किया गया था, तो फिर वो इस सेक्शन के अंतर्गत काउंट नहीं होता। वो इस सेक्शन में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते कि हमने 20 साल तक उसका इस्तेमाल कर लिया तो अब हमारा हो गया है, उस पे ईजमेंट का राइट अब हमारा एब्सोल्यूट हो गया है, इस तरह से आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर कोई ईजमेंट ग्रांट तो कर दिया गया है पर वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया गया, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए कर दिया गया। हमने सेक्शन 5 में इसके बारे में पढ़ा है कि ईजमेंट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकता है, ईजमेंट वॉइड हो जाता है कुछ कंडीशन हो जाने पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने सेक्शन 5 में पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर ईजमेंट ग्रांट किया गया लिमिटेड पीरियड के लिए तो वो भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर ईजमेंट ग्रांट किया गया है पर वो सीज हो जाना है, मतलब खत्म हो जाना है किसी कंडीशन के फुलफिल हो जाने के बाद में, तो भी वो ईजमेंट इसमें काउंट नहीं होगा, इस सेक्शन में काउंट नहीं होगा। तो ईजमेंट में जो एंजॉयमेंट का जो मीनिंग है ना वो इस एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है कि अगर कोई राइट जो है वो ग्रांट किया गया है पर वो ईजमेंट नहीं है तो इसमें एंजॉयमेंट की मीनिंग में नहीं आता। बट अगर कोई एंजॉयमेंट ग्रांट कर भी दिया गया और वो लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट किया गया तो वो भी एंजॉयमेंट की मीनिंग में नहीं आता। और अगर ग्रांट किया गया है पर वो सीज हो जाना है, समाप्त हो जाना है किसी कंडीशन के फुलफिल हो जाने के बाद में, तो वो भी एंजॉयमेंट की मीनिंग में नहीं आता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं इंटरप्शन क्या है। विदाउट इंटरप्शन का मतलब क्या है, तो इंटरप्शन का मीनिंग क्या होगा। एक्सप्लेनेशन 2 यही बताता है कि जो इंटरप्शन है, जो यहाँ पे इंटरप्शन वर्ड यूज किया गया है, वो कैसा इंटरप्शन होना चाहिए, एक्चुअल सेसेशन ऑफ एंजॉयमेंट होना चाहिए। आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर को, मतलब कि किसी डोमिनेंट ओनर को आप इस तरह से सीज कर दो, उसको रोक दो, उस एंजॉयमेंट को एक्चुअली सीज कर दो, तब वो एंजॉयमेंट का इंटरप्शन माना जाएगा। एक्चुअल सीजमेंट नहीं है उसकी एंजॉयमेंट में तो फिर वो इंटरप्शन की मीनिंग में नहीं आता है, ठीक है। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए फिर भी वो कंटिन्यू है तो वो ईजमेंट विदाउट इंटरप्शन ही है, उसमें इंटरप्शन में काउंट नहीं करना, आपको एक्चुअली उसको सीज करना है एंजॉयमेंट करने से, ठीक है ना। तो एक्चुअल सेसेशन ऑफ एंजॉयमेंट होता है। अब क्या 1 महीने के लिए सीज कर दिया तो एंजॉयमेंट की मीनिंग में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इतना इयर्स का है, अगर आप 1 महीने कर भी दिए तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो एंजॉयमेंट से सीज करना है वो 1 ईयर्स के पीरियड में करना है, ठीक है ना। 1 साल तक आपको उसको एंजॉयमेंट से सीज करके रखना है, तब वो इंटरप्शन माना जाएगा, ठीक है। और तब वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो क्लेम नहीं कर पाएगा। तो जो इंटरप्शन की बात की गई है वो कॉन्टिन्यूअस इंटरप्शन होना चाहिए, कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर्स तक के लिए। अब इंटरप्शन हो रहा है और जिसको इंटरप्ट कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है पर आप इंटरप्शन कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरप्शन होगा, नहीं, वो भी इंटरप्शन नहीं होगा। इंटरप्शन कब होगा, 1 साल तक होना चाहिए, एक्चुअल सेसेशन ऑफ एंजॉयमेंट होना चाहिए। और 1 साल कब से, जब से उस क्लेमेंट को नोटिस हो जाए, उस क्लेमेंट को पता चल जाए, क्लेमेंट मतलब इस सेक्शन 15 में जो राइट क्लेम करता है उसको पता चल जाए कि भैया हमारे को इंटरप्ट किया जा रहा है और उस डेट से 1 साल तक के लिए आपने उसको इंटरप्ट करके रख लिया, तो फिर वो इंटरप्शन माना जाएगा, अदरवाइज वो इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। और अगर वो इंटरप्शन नहीं माना जाता है तो फिर वो राइट को क्लेम कर सकता है, ठीक है। आइए एक्सप्रेशन 3 इसी इंटरप्शन की मीनिंग को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी सर्विएंट ओनर में और डोमिनेंट ओनर में, और उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो कुछ ईजमेंट्स के राइट को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंशन एक वर्ड, ऐसा वर्ड है जहां पे कुछ काम, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, जहां पे कुछ काम तो बंद हो रहा है पर फॉर द टेम्परेरी पीरियड, ठीक है ना। ये जो इंटरप्शन है इसको फर्दर एक्सप्लेन क्या किया गया है, अगर इंटरप्शन बाय कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया जा रहा है, टेम्परेरीली उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, तो इंटरप्शन की मीनिंग में वो काउंट नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन 3 फर्दर इसको क्या कर दे रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एक्सप्लेनेशन दिया गया, एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है, तो अगर मान लीजिए एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग अगर आपका ईजमेंट जो है वो सर्वेंट हेरिटेज को के वाटर को पॉल्यूट करने का है, अगर उसके वाटर को पॉल्यूट करने को आपको ईजमेंट दिया गया है, और
तो उस केस में 20 इयर्स का जो ये टाइम पीरियड है ये काउंट कब से होगा? ये 20 इयर्स का टाइम पीरियड है ये कब से काउंट हो जाएगा? जब से उस सर्वेड हेरिटेज को परसिप्टेबली प्रेजुडिस कॉज हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से उसको क्या हो जाए, प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए, उस दिन से 20 वर्ष का टाइम पीरियड काउंट होगा। ठीक है ना, उस दिन से हम 20 वर्ष काउंट कर लेंगे, उस दिन से 20 इयर्स का टाइम पीरियड काउंट हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 4 में बताया गया है। ठीक है, अच्छा ये जो 20 इयर्स का टाइम पीरियड देखते हैं हम लोग, ये इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें जो सेक्शन 15 है इसमें एक लाइन यूज करी गई है, इसमें इसको मीन किया गया है, मीनिंग से बताया गया है कि 20 इयर्स का मीनिंग क्या है। ये कहता है कि जब से आपने सूट फाइल किया है, जिस दिन से आपने सूट फाइल किया, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा सही नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे डायरेक्टली, आप कोशिश करेंगे तो देखिए इसका मीनिंग क्या है कि जिस दिन से आपने सूट फाइल किया है उस दिन के पहले 2 साल खत्म हो जाने पर आपके जो 20 साल है ना ये खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि 20 साल के खत्म हो जाने में आपको 2 साल के अंतर्गत लिमिटेशन मिलता है कि आप इस स्लाइड को क्लेम कर लो। ठीक है ना, तो मतलब ये कह रहा है कि जो 20 साल है ना, आपके क्लेम करने से 2 साल पहले 20 वर्ष क्या हो जाते हो, खत्म हो जाते हो। आपके जो 20 वर्ष है ये वाले ये खत्म हो जाते हो कब? आपके क्लेम करने के 2 साल पहले, तब हम ये 20 इयर्स को काउंट करेंगे, तब हम इस 20 इयर्स की मीनिंग इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऐसा ये बोल देता है सेक्शन 15। तो ये हमारे सेक्शन 14 और 15 हो जाता है। आइए अब देखते हैं आगे के सेक्शंस को, एक्सप्लेन समझते हैं सेक्शन 16 एंड 17 को। ठीक है, सेक्शन 16 17 इस चैप्टर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सेक्शन 16 से देखते हैं। सेक्शन 16 क्या बात करता है? सेक्शन 15 में हमने क्या देखा? सेक्शन 15 में देखा कि हम एक्विजिशन कर रहे थे किसी ईजमेंट का, अगर हम उसको यूज कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन एज एन ईजमेंट 20 इयर्स तक के लिए, तो हम उसको एज एन ईजमेंट क्लेम कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर करा सकते हैं। डिक्लेरेशन किधर होता है? डिक्लेरेशन करा सकते हैं। ठीक है, अब डिक्लेरेशन किधर होता है, किस एक्ट में होता है, या आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप डिक्लेयर करना चाहे तो सेक्शन 15 के बेसिस पे आप एलिजिबिलिटी क्लेम करके आप उसको डिक्लेयर करा सकते हैं। बट इस सेक्शन 16 को इसका एक्सेप्शन देखा जाता है, एज एन एक्सेप्शन ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 16 को समझने के लिए हम उसको पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद में हम इसके प्रोविजन पे जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक ये लैंड, ठीक है, और एक और लैंड है, ये ए लैंड है और ये बी लैंड है। बी लैंड सी नाम के पर्सन को 20 इयर्स की ग्रांट पे दी गई है। ठीक है, 20 इयर्स की ग्रांट पे दी गई है। ए नाम का व्यक्ति डोमिनेंट ओनर है, और ये कोई ईजमेंट इस लैंड पे यूज करता है, ईजमेंट यूज कर रहा है इस लैंड पे। ठीक है, इस पे लायबिलिटी इंपोज हो रही है इस लैंड पे, बी लैंड पे। ठीक है, जिसको सी को 20 इयर्स पे लीज पे दिया गया है, किसके द्वारा? डी के द्वारा, और इसका मालिक कौन है? ई। ठीक है, ई जो कि ए लैंड का मालिक है, जो डोमिनेंट ओनर है। बी नाम की लैंड जो किसी को 20 इयर्स के लिए लीज पे दी गई है, ग्रांट पे दी गई है, और डी जो है इसका रियल ओनर है, जिसके पास में ये प्रॉपर्टी एक तरीके से समझ सकते हैं रिवर्जनर, उत्तर भोगी है, जिसके पास में ये प्रॉपर्टी लौट के आ गई। ठीक है, अब चूंकि ए ने 20 साल तक कॉन्टिन्यूअसली ईजमेंट का इस्तेमाल कर लिया है ना, 20 साल, मान लीजिए 25 साल तक यूज कर लिया। जब ये लीज पे नहीं दी गई थी, जब डी यहाँ पे था, तो उसने 5 साल ऑलरेडी यूज कर लिया था, और ये 20 साल मिला के उसने 25 साल तक ईजमेंट का यूज कर लिया है। ठीक है, 25 साल तक ईजमेंट का उसने इस्तेमाल कर लिया है। अब ई से डी क्या करवाना चाहता है? ई डी के अगेंस्ट क्या करता है? डिक्लेरेशन का सूट लाता है, कहता है कि हमने चूंकि इस प्रॉपर्टी को 20 साल से अधिक यूज कर लिया है, इसलिए हम सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? इंटाइटल हो जाते हैं ईजमेंट के राइट को एब्सोल्यूट कराने के लिए। ठीक है, कौन से ईजमेंट को? एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन के ईजमेंट को हमको डिक्लेरेशन करवाना था, किसको? ई को, किसके अगेंस्ट? डी के अगेंस्ट। पर इस डी जो कहता
कहता है, डी क्या कहता है, कोर्ट से ये कंटेंट करता है कि भाई 20 साल के लिए तो ये प्रॉपर्टी हमने ग्रांट पे दी गई थी ना, किसको दी गई थी, सी को। सी को 20 साल के लिए ग्रांट दिया गया था, किसके द्वारा, डी के द्वारा। तो जो 20 साल का टाइम पीरियड होगा ना, वो 25 साल के टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो 20 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा 25 साल के पीरियड में, और ऐसा समझा जाएगा कि उसने प्रॉपर्टी 20 साल नहीं, मात्र 5 साल इस्तेमाल की है एज एन ईजमेंट। ठीक है, ओनली 5 इयर्स इस्तेमाल की है एज एन ईजमेंट, और केवल 5 साल के ईजमेंट को, ईजमेंट के बेसिस पे तो हम एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन करते नहीं। ठीक है, तो कोर्ट जो होगी वो इस डिक्लेरेशन के सूट को क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी बाय लैक ऑफ एलिजिबिलिटी, बाय लैक ऑफ एंटाइटलमेंट। ठीक है, तो यही जो एक्सक्लूजन है किसके फेवर में, सर्विएंट हेरिटेज के फेवर में, ये दिया गया सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 क्या कहता है, अब आइए देखते हैं। सेक्शन 16 कहता है एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ सर्विएंट हेरिटेज। ये कह रहा है अगर कोई ईजमेंट है, इंजॉय किया जा रहा है किसी ऐसे लैंड पे जो कि बाय वर्च्यू ऑफ लाइफ इंटरेस्ट और ग्रांट किसी को दी गई है, ग्रांट कितनी, 3 ईयर से अधिक की ग्रांट पे किसी व्यक्ति को दी गई है, उस लैंड पे क्या इस्तेमाल, क्या एंजॉय किया जा रहा है, ईजमेंट एंजॉय किया जा रहा है। और तो फिर क्या होगा, जो ये टाइम पीरियड है लाइफ इंटरेस्ट का, और जो 3 साल से अधिक की जो ग्रांट है, इस टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। किसमें, जो क्लेम किया जा रहा है सेक्शन 15 में ईजमेंट को एब्सोल्यूट कराने के लिए, उसमें इस टाइम पीरियड को जो कि लाइफ इंटरेस्ट वाला है तो लाइफ इंटरेस्ट वाले टाइम पीरियड को, और ग्रांट जो 3 साल से अधिक है तो इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सर्विएंट हेरिटेज के फेवर में, और जो सूट लाया जाएगा वो अदर देन दिस टाइम पीरियड काउंटिंग में आएगा, और उसमें 20 साल होने चाहिए। इसमें 20 साल आपके काउंट भी हो जाएंगे तो फिर ये इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है ना। बट ऐसा जो पर्सन, मान लीजिए जो डी है, वो कब रेजिस्ट करे इस क्लेम में, मतलब इस क्लेम में उसको रेजिस्टेंस कब कॉज करना है। मान लीजिए क्लेम करने तो चले गए डी के पास में, पर ये लाइफ इंटरेस्ट खत्म होने के 5 साल बाद आ रहा है, या फिर ये 20 साल के खत्म होने के 5 साल बाद आ रहे हैं, 10 साल बाद आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हम नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 20 साल तक सी था, तो डी को अब ये क्लेम करने चला गया, डी के अगेंस्ट डिक्लेरेशन कराने चला गया, तो डी को कंटेंट कब करना है, मतलब कि प्रतिरोध कब करना है, इस लाइफ इंटरेस्ट यानी कि इस ग्रांट के खत्म हो जाने के, मतलब 20 साल के खत्म हो जाने के 3 साल के अंदर, विद इन 3 इयर्स। ठीक है, ये लिमिटेशन एक तरह से बता रहा है, विद इन 3 इयर्स आपको क्या कर देना है, कंटेंट करना, प्रतिरोध करना। आपको मतलब किसको, जो पर्सन एंटाइटल है इस सर्विएंट हेरिटेज के लिए, उसका ओनर है, यानी कि डी क्या करेगा, जो रिवर्जनल है, उत्तरभोगी है, वो क्या करेगा, इस 20 साल के लाइफ इंटरेस्ट के खत्म होने के 3 साल के अंदर ही उस लैंड पे आके क्या कहेगा कि भैया ये लैंड पे आप डिक्लेरेशन नहीं करा सकते ईजमेंट का, क्योंकि तो ये 20 साल तक तो ये ग्रांट पे थी किसी पर्सन को, सी नाम के पर्सन को, तो आपको कितने साल में आना है, विद इन 3 ईयर कंटेंट करना है जो पर्सन इंटाइटल है। तो यही कह रहा है कि ये क्लेम कितने में रजिस्टर किया गया है, कितने समय में रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो पर्सन इंटाइटल है उसके द्वारा रजिस्टर किया गया है 3 साल के अंदर। इंटरेस्ट के खत्म हो जाने के, मतलब कि ग्रांट के खत्म हो जाने के 3 साल के अंदर आपको क्या कर देना है, उसको रजिस्टर कर देना है कि भैया ये डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। ये 3 साल एक तरह से लिमिटेशन बताया गया है इस सेक्शन 16 के रूल्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 16 को हम एज ए एक्सेप्शन देखते हैं सेक्शन 15 के, और ये भी सेक्शन किसी लिमिटेशन एक्ट किसी सेक्शन से मिलती जुलती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 बात करता है ऐसे राइट्स जो कि प्रिस्क्रिप्शन द्वारा एक्वायर किए गए हैं, उसके कुछ एक्सेप्शन बता रहा है। ये भी एक्सेप्शन बता रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे राइट जो कि इस्तेमाल ही नहीं किए जा सकते, ऐसे राइट जो कि प्रिस्क्रिप्शन द्वारा यूज ही नहीं किए जा सकते, प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट के अंतर्गत ये राइट आपको नहीं मिल सकते, ऐसे राइट्स को वो बताता है। सिर्फ टोटल 4 राइट्स को बताता है। पहली लाइन तो इसकी डिक्लेयर कर देती है कि सेक्शन 15 में जो ईजमेंट आप एक्वायर कर रहे हो उसको प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट कहा जाएगा, मतलब कि
चीर भोग सुखाचार का नाम दे देता है ये सेक्शन 17, ये डिक्लेयर कर देता है ईजमेंट एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 15 क्या कहलाता है, प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट कहलाता है। और साथ ही साथ में 4 एक्सेप्शन को बता देता है, ये बोलता है सेक्शन 17 के 4 एक्सेप्शन होंगे, इन 4 राइट्स को आप सेक्शन 15 के अंतर्गत एज एन ईजमेंट क्लेम नहीं कर पाओगे। वो राइट्स क्या क्या है, ऐसा राइट जो डिस्ट्रक्ट कर देगा किसको, सब्जेक्ट ऑफ राइट को, जिस सब्जेक्ट पे आप राइट क्लेम कर रहे हो ना, अगर आप उसको एक्वायर कर लोगे एज एन ईजमेंट तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। या फिर जिस प्रॉपर्टी पे आप राइट क्लेम कर रहे हो ईजमेंट का, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी आपके उसको एज एन ईजमेंट एक्वायर कर लेने से, तो वो आपको एज एन ईजमेंट नहीं मिलेगी। एज एन ईजमेंट मीन एज एन प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट आप एक्वायर नहीं कर सकते उस चीज को, किसको, जो टोटली डिस्ट्रक्ट कर देती है, ठीक है, विनाशकारी हो जाए। ठीक है, विनाशकारी किस चीज के लिए विनाशकारी हो जाए, जिस चीज पे आपको राइट मिल रहा है और किसी प्रॉपर्टी पे विनाशकारी हो जाए तो फिर वो आपको एज एन ईजमेंट नहीं मिलेगी, आप उसको एज एन ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको किसी ओपन ग्राउंड के लिए किसी एयर और लाइट के फ्री पासेस के लिए ईजमेंट चाहिए तो आप वो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट वो राइट, उस तरह के राइट्स को क्लेम नहीं किया जा सकता जहां पे आप ये क्लेम करते हो कि हमको फ्री पासेज ऑफ लाइट और एयर का अधिकार है। कहां पे, नॉर्मल घर में हो, होम में हो, हाउस में हो, उसमें चलेगा, पर अगर आप यही राइट किसी ओपन स्पेस ग्राउंड के लिए, खुले मैदान के लिए क्लेम करते हो तो आप सेक्शन 15 के अंतर्गत वो क्लेम नहीं कर सकते। वो भी एक तरह का एक्सेप्शन बता रहा है सेक्शन 17। ठीक है, और थर्ड एक्सेप्शन क्या कहता है भाई, कि कोई सरफेस वाटर है, कोई सरफेस वाटर है मतलब कि तलवर्ती जल है, ठीक है, जो स्ट्रीम में नहीं बह रहा हो, मतलब बहाव में नहीं बह रहा हो, नॉट फ्लोइंग इन स्ट्रीम, और या फिर कलेक्ट नहीं किया जा रहा हो किसी पूल में, टैंक में या फिर किसी भी रूप में उसको कलेक्ट नहीं किया जा रहा हो, तो आप उस वाटर पे आप ईजमेंट का राइट नहीं क्लेम कर सकते बाय प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट का राइट आप उस तरह के वाटर पे क्लेम नहीं कर सकते जो कि सरफेस वाटर है और फ्लो नहीं कर रहा है स्ट्रीम में, बहाव में नहीं है, और साथ ही साथ में कलेक्ट नहीं किए जा रहा है किसी पूल में, टैंक में, या फिर अदरवाइज किसी भी तरह से उसको कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है, और साथ ही साथ में अंडरग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को, जो जल पाताल नहीं बोलेंगे, मतलब जो जल हम लोग जनरली नल से निकालते हैं ना पानी, भूमिगत जल, उसको आप, उस पे आप ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते हो जो कि किसी डिफाइंड कैनाल से जाता हो। ठीक है, डिफाइंड कैनाल मतलब ऐसा भूमिगत जल जो किसी स्पेसिफिक डिफाइंड कैनाल से जाता हो, आप उस पे ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। ये कहां बता दिया गया है, सेक्शन 17 में बता दिया गया है। इन 4 तरह के एक्सेप्शन को बताया गया है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन आप इन तरह के ईजमेंट को क्लेम नहीं कर सकते। वो कौन कौन से ईजमेंट है भाई, ऐसे ईजमेंट जो कि ऐसे ईजमेंटरी राइट जो कि सब्जेक्ट ऑफ द राइट को, जिस चीज पे आप राइट क्लेम कर रहे हो उसको ही डिस्ट्रक्ट कर दे, या फिर उस प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रक्ट कर दे, नष्ट कर देंगे, या फिर आप किसी ओपन स्पेस ग्राउंड के लिए लाइट एंड एयर का पासेस क्लेम करते हो एज एन राइट, या फिर आप किसी सरफेस वाटर पे राइट क्लेम करते हो जो कि स्ट्रीम में नहीं हो, बहाव में नहीं हो, और किसी पूल में या फिर टैंक या फिर अदरवाइज उसको कलेक्ट नहीं किया जा रहा हो। ठीक है, या फिर कोई अंडरग्राउंड वाटर हो जो किसी ऐसे कैनल से पास नहीं होता हो, ठीक है, किसी डिफाइंड कैनल से पास नहीं होता हो, तो फिर आप उस पे ईजमेंटरी राइट नहीं रखते हो। ईजमेंटरी राइट कौन सा, ईजमेंटरी राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट का राइट नहीं रखते हो। ठीक है, आइए देखते हैं सेक्शन 17 तक तो हमने देख लिया, 17 हमने अभी अभी पढ़ा। अब देखते हैं सेक्शन 18 एंड 19। ठीक है, सेक्शन 18 एंड 19 जो है वो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, और ये भी एक टाइप के ईजमेंट्स को बता देते हैं। ये किस तरह के ईजमेंट्स को बता रहा है, ये बता रहे हैं सेक्शन 18 सबसे पहले देखते हैं। सेक्शन 18 बता रहा है कस्टमरी ईजमेंट। ठीक है,
कस्टमरी ईजमेंट क्या हो? कस्टमरी ईजमेंट ऐसे ईजमेंट जो आपको बाई कस्टम मिल जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई लैंड है, कोई गांव है जहां पे अगर कोई लैंड पे कोई कल्टीवेशन करता है, मतलब कि खेती करता है, तो इस लैंड पे जो कि खाली लैंड है, नजूल लैंड है, मतलब कि ऐसी पड़ी हुई है जहां पे लोग अपने गाय भैंसों को चराते हैं, तो उसपे हर उस व्यक्ति को अपने गाय भैंसों को चराने का अधिकार है जो किसी लैंड पे क्या करता हूँ, कल्टीवेशन करता हूँ। ये बहुत ही पुराना कस्टम चला आ रहा है। तो अगर मान लीजिए उस लैंड को किसी ने खरीद लिया तो ईजमेंट भी क्या बन जाएगा, उसको उस लैंड पे अपने गाय भैंसों को चराने का ईजमेंट भी उसको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? बाई कस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बाई कस्टम जो ईजमेंट मिलता है, यही क्या कहलाता है? कस्टमरी ईजमेंट की श्रेणी में आता है। सिंपल है, सेक्शन 18 में बताया गया टाइप ऑफ ईजमेंट जो कि आपको बाई कस्टम मिलता है। किसी मान लीजिए कोई कल्टीवेटर है, कोई खेतीहर है जो अपने और वहां के गांव में, विलेज में एक ऐसी प्रथा है, ऐसा कस्टम है जो कहता है कि अगर वहां पे कोई भी खेती करता है तो उसको किसी जगह पे जो कि खाली मैदान है जहाँ पे घास उगी हुई होती है, उसको वहां पे गाय भैंसों को चराने का अधिकार, अपने कैटल्स को ग्रेज कराने का अधिकार है, राइट है। तो फिर वो राइट उसको मिल जाता है एज एन ईजमेंट। और वो ईजमेंट कौन सा ईजमेंट कहलाता है? कस्टमरी ईजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन को देख लेते हैं। ये लास्ट सेक्शन क्या बोलती है भाई? सेक्शन 19। मान लीजिए डोमिनेंट हेरिटेज को ट्रांसफर किया जा रहा है किसी पर्सन को, ठीक है, ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर डोमिनेंट हेरिटेज डिवॉल्व हो रही है, ठीक है, कोई इसको सक्सेस कर रहा है, किसी को इनहेरिट हो रही है, डिवॉल्व हो रही है किसी में, ठीक है, और उस डोमिनेंट हेरिटेज का कोई ईजमेंट था किसी प्रॉपर्टी पे, ईजमेंट था किसी प्रॉपर्टी पे, तो ये बाय ट्रांसफर और बाय डिवोल्यूशन वो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ साथ वो ईजमेंट भी क्या हो जाता है? ट्रांसफर और डिवॉल्व हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई अदर एग्रीमेंट कॉन्ट्ररी में ना हो, अनलेस कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया हो तब तक। ठीक है, अगर कोई डोमिनेंट हेरिटेज किसी को ट्रांसफर किया जाता है, किसी को डिवॉल्व किया जाता है, तो उसके साथ साथ में जो उसकी सर्विएंट हेरिटेज में उसका ईजमेंट था वो भी ट्रांसफर और डिवॉल्व हो जाएगा। सेक्शन 19 यही कहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर 2 को देख लिया है, पूरा सेक्शन 19 तक क्लियर कर लिया है। आने वाले लेक्चर्स में हम चैप्टर 3 को देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सेक्शन में, या फिर आपको कुछ और बताना है सेक्शन रिगार्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, कोई नई चीज बतानी है, तो भी आप बता सकते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है, ये जो इंपोजिशन एक्विजिशन के कुछ केस लॉज है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके लैंडमार्क केस लॉज को देखेंगे, जो कि ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, ईजमेंट एक्विजिशन, ईजमेंट की इंपोजिशन और ईजमेंट के ट्रांसफर रिलेटेड बात करता है। थैंक यू।